नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। टुडे इज रियली स्पेशल डे बिकॉज माय फ्रेंड एंड द पर्सन whom I know from last 15-17 years, we are together here to discuss one of the most important topic. So इसके पहले कि हम लोग बातचीत शुरू करें, सुशील जी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को। जी नमस्ते राजीव जी। सबको मेरा नमस्कार। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा नाम सुशील है और मैं और राजीव जी एक ही राज्य से बिलोंग करते हैं। बिहार से हैं हम लोग। और काफी समय से राजीव जी को मैं जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में है और बहुत सीरियसली इस पे ये काम कर रहे थे। और अपार्ट फ्रॉम जॉब इनका इंटरेस्ट था। मैं भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ। काफी चीजें हमारे बीच में एक्सचेंज होती हैं ऑफलाइन। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, कुछ बहुत सारा कुछ डिस्कशन चलता है हमारा हमेशा से। तो चूंकि स्पिरिचुअलिटी में हम लोग जीवन के बारे में पढ़ते हैं और उसके पहले हमारे जन्मों में क्या रहा, क्या चीजें जुड़ी हैं, प्लैनेट्स भी ऑब्वियसली हैं उसमें। तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था राहु के बारे में जानने के लिए कि राहु हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट करते हैं, राहु क्या है। तो मुझे लगता है राजीव जी से बेहतर मेरे लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता था। तो राजीव जी शुरू करते हैं। बताइए सुशील जी, क्या कहाँ संचय कहाँ है, किस चीज को समझना चाहते हैं। तो राजीव जी, मैं ये जानना चाहता कि राहु केतु को हम समझे कैसे। दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। और राहु को बहुत कई बार हम लोग निगेटिव तरीके से भी देखते हैं, कई लोग कहते हैं पॉजिटिव हैं। हमारी और आपकी बात होती है तो कई तीसरी चौथी चीजें भी निकल के आती हैं और इनफैक्ट कई चीजें निकल के आती हैं। तो तो समझे कैसे इसको हम। देखिए सुशील जी, ऐसा है ना कि राहु केतु ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्योतिष में जिसमें अपनी अपनी धारणाएं हैं। और जब आप अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं, जब आप महर्षि पराशर को पढ़ते हैं, जब आप महर्षि जैमिनी को पढ़ते हैं, जब आप नारी को पढ़ते हैं, आप प्रश्न मार्ग पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे आप समझना शुरू करते हैं। और सबसे ज्यादा राहु केतु को समझने के लिए आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को टटोलते हैं। आप देखते हैं कि आपने लाइफ में कब क्या पाया, क्या खोया, और आपकी लाइफ की पूरी जर्नी कैसी रही है। देखिए, हम सब जानते हैं, ग्रंथ में लिखा हुआ है, समुद्र मंथन हुआ था और मंथन के बाद जब अमृत निकला था, तो वहां पे बैठे हुए राहु, वहां जो बैठ करके अमृत पान की बात हो रही थी, राहु केतु भी थे। आज राहु केतु है, तब तो सिर्फ सर्वदेव थे। और सूर्यदेव और चंद्रमा के कंप्लेन पे कहें तो विष्णु जी ने चक्र चलाया और ये दो पार्ट में हो गया। लेकिन अमृत पान करने की वजह से वो हमेशा जो है वो आज के डेट में इस कलयुग में वो हैं। सबसे मजेदार चीज है, ये समझने वाली बात है कि हम लोग इनको कार्मिक प्लैनेट बोलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ नोड ऑफ मून। जब भी हम मून की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मून माइंड है और एक ऐसा प्लैनेट है जो अ, कर्म को, जो हमारे चीजों को कैरी करता है, कर्म को कैरी करता है। बहुत सारी चीजें मेमोरी में, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि उनको अपने पिछले जन्म की बातें याद है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं मून, राहु, सिक्स्थ हाउस, जो हम लोग प्रारब्ध की बात करते हैं, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो राहु केतु आज अमृत पान करके वो हमेशा के लिए हमारे साथ हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि है क्या। जब इस दोनों प्लैनेट को आप देखेंगे तो दोनों की अपनी डिजायर है। कोई कहेगा कि केतु की डिजायर नहीं है, लेकिन डिजायर वर्ड को अगर हम लेके चले तो राहु की डिजायर जो है बहुत मटेरियलिस्टिक है, वर्ल्डली प्लेजर को लेकर के है। और केतु की जो डिजायर है वो है मोक्षा। अगर हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ये अपने आप में एक डिजायर है। जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं तो ऑटोमेटिक आप उस डिजायर से आप परे हो जाते हैं। खैर, केतु कभी नहीं कहते हैं कि मेरे अंदर डिजायर है, बट केतु को देखा जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि केतु के ऊपर अगर आप देखेंगे तो राहु जो है ऊपर धड़ का हिस्सा है और नीचे जो है वो सिर का हिस्सा है, और केतु जो है वो धड़ का हिस्सा है। आप अगर सिर्फ आप इसी दो रूप को समझें कि एक व्यक्ति जो कि बीच से कटा हुआ है, कोई खा रहा है, कुछ निवाला ले रहा है, तो वो लेते जा रहा है और सब कुछ बाहर निकलते चला जाएगा, तो उसको लेने की चाहत खत्म नहीं होगी। और दूसरा व्यक्ति जिसको सर नहीं है, वो लेके भी क्या करेगा। तो उस व्यक्ति को तो मोक्ष चाहिए। आप केतु को ऐसे ही समझे, लेने के लिए कुछ नहीं है। और केतु को एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि केतु को हम लोग ये भी देखते हैं कि जहां केतु बैठा है, ये माना जाता है कि पूर्व जन्मों में आपने उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड चीजों को भोग रखा है, आप उसकी एक्सपर्टीज रखते हैं। मैं उस पर आऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि केतु को किसी घर में कैसे समझे। राहु और केतु के एक्सिस की बात करें, अगर मैं राहु और केतु ये दो प्लैनेट की बात करूं, साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड,
तो इनके पोजीशन से जो सबसे पहले आपको चीज समझ में आएगी किसी भी चार्ट में कि यह व्यक्ति का जीवन किन दो चीजों के बीच में है। अगर मान लीजिए फर्स्ट और सेवन के एक्सिस में, फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस के एक्सिस में राहु केतु है, तो यह व्यक्ति स्वयं और संसार इन दोनों के बीच में दौड़ लगाता रह जाता है। राहु जहां बैठे हैं उनको पूरा फोकस चाहिए, तो वो चाहते हैं कि अगर फर्स्ट हाउस में राहु है मान लीजिए, तो वो चाहते हैं उनके ऊपर फोकस हो, तो आप वो हर काम करेंगे जिससे संसार आपकी ओर देखे। अच्छा। लेकिन जब कभी भी जो काम आप करते हैं और उस काम करने के दौरान कभी कुछ ऐसा होता है कि आपके ऊपर से फोकस हटता है, तो आप सातवें घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि सातवां घर अपोजिट है। और अगर हम एक रिलेटिव पकड़े सातवें घर से, तो वो आपकी पत्नी है, स्पाउस है, मैं आप ही केस में लेता हूं। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो आप अपनी पत्नी के पास जाके कहेंगे अच्छा ठीक ही कह रही थी तुम, यू आर राइट। आप किसी भी व्यक्ति से मिल लीजिए जिसका एक साथ का जो ये एक्सेस है, जिसमें एक में राहु और सात में केतु बैठे हैं, पूरे जीवन जो भी कार्य होगा वो अपने ऊपर फोकस, मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे जाने, भले वो कहे चाहे नहीं करे, हो सकता है अध्यात्म से जोड़ के वो बातें करे, लेकिन फोकस चाहिए। और जिस जिस दिन इस दौरान कुछ घटना घटी, तुरंत से वो स्पाउस के पास गया, हाँ आई थिंक यू आर राइट, तुम सही कह रही थी या तुम सही कह रहे थे। ये एक साथ ये पूरी जिंदगी है। और थोड़े समय 7 नंबर में पत्नी की बात, पति की बात सुनने के बाद, दुनिया की बात सुनने के बाद, वो व्यक्ति फिर राहु पे चला आता है। अगर आप मान लीजिए 4 और 10 को पकड़ लेते हैं, 4 नंबर आपका घर है, 10 नंबर आपका ऑफिस है। 4 नंबर में अगर राहु बैठे हो तो आपको घर से बहुत लगाव होगा। घर, आपकी चाहत घर से रिलेटेड होगी, आपकी माता से रिलेटेड होगी, भूमि से, वाहन से। और सामने बैठे हैं केतु, जब यहां से आप नाराज होंगे तो आप ऑफिस जाएंगे, ठीक है, जब यहां कुछ भी प्रॉब्लम होगा ऑफिस ऑफिस जाएंगे। लेकिन ऑफिस जाने के बाद फिर आपको लगेगा यार मुझे तो वापस घर आना चाहिए, क्योंकि राहु बैठ के डिजायर घर की दे रहा है। अब हम देखेंगे केतु 10वें घर में बैठेंगे तो मल्टीपल जॉब देंगे, क्यों देंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन राहु केतु का ये एक्सेस समझना जरूरी है कि जीवन के किन दो बिंदुओं के बीच में हम जो है हर दिन दिनचर्या में हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। अगर 2 और 8 का एक्सेस पकड़ लीजिए, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 2 नंबर हमारे परिवार का है, हमारे वेल्थ का है, हम लोग बोलते हैं कि फैमिली है, वेल्थ है, हमारा स्पीच है, हमारा फूड है। और 8 नंबर जो है वो हमारी लॉन्जिविटी है। अगर ये पूरे घर को समझने के लिए एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, व्यक्ता एंड अव्यक्ता। जो 12 घर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 नंबर से 7 नंबर जो है व्यक्ता है, जो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है। 9 नंबर से 12 नंबर अव्यक्ता है, अनफैनि मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं, एक से हाँ, लेके हाँ हम जी, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे हाफ, उसके हाफ से फिर ऊपर जाते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, तो उसमें 1 नंबर छोड़ देना है। ठीक है। आप 2 से शुरू करेंगे हम्म। और 7 तक आएंगे आप। ठीक है। ये व्यक्ता है, मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है। आप देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये किस प्लैनेट है? वीनस, शुक्र, मरकरी, सन, मून। इसको ये 4 प्लैनेट जो इनर प्लैनेट है वो उसको रूल करते हैं। ब्रह्मांड को आप देखेंगे इनर प्लैनेट समझेंगे, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये 4 प्लैनेट जो है मैनिफेस्टेड वर्ल्ड को दिखाते हैं। फिर हम 8 नंबर को छोड़ते हैं, मैं बात करूंगा 1 और 8 की। फिर आप 9 से चलते हैं, 9, 10, 11, 12। 9 और 10 जो है वो गुरु हैं, बृहस्पति देव। 9 और 12, 10 और 11 जो है वो शनि देव है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 9, 12 धर्म से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, 10, 11 जो है कर्म से रिलेटेड। ये अव्यक्ता है। और 1 और 7 जो है वो जीवन की शुरुआत और एग्जिट का पॉइंट है, अंतिम। 1 नंबर में आप जन्म लेते हैं और 8वें नंबर में आपकी मृत्यु, लॉन्जिविटी देखी जाती है। मैं मार्का स्थान की बात नहीं कर रहा हूं कि 2 नंबर और 7 नंबर जो है मार्केश होते हैं, मैं लॉन्जिविटी की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों घर अगर आप गौर से देखें तो इसको मंगल ओन करते हैं, मार्स। और जो 8 नंबर का घर है वो केतु का घर है, को लॉर्ड है उसके, स्कॉर्पियो के। तो जब मरने की बात आती है तो केतु वहां मोक्ष की बात कर रहे हैं, वहां बैठ करके वो देख रहे हैं। क्योंकि केतु जो है वो को लॉर्ड करते हैं पाइसिस को, 12th हाउस को, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो को लॉर्ड करते हैं पाइसिस। पाइसिस जो है वो मोक्ष का द्वार है। आप 1 से चले और 12 तक, तो 8 नंबर को 12 नंबर से कनेक्ट करते हैं केतु। आपकी मौत हुई, मोक्ष होनी चाहिए जी, उनको, ये चाहिए।
लेकिन जब आप 8 से आगे बढ़ेंगे और जब 11 नंबर एक्वेरियस में आप पहुंचेंगे तो वो को लॉर्ड जो है उसके राहु देव हैं, जिनको की मोक्ष नहीं चाहिए, उनको रीबर्थ चाहिए। तो इंटरेस्टिंग ये है कि 11th हाउस एक्वेरियस को संचित कर्म हम लोग बोलते हैं, कर्म हमारा संचित है, वहां पे है, और वहां पे राहु का कैलकुलेशन होता है, और उनका डिजायर होता है कि यह व्यक्ति जो है वो रीबर्थ ले, 12 में जाए या जंप करके 1 में आए। तो अगर आपने कर्मा पूरा कर लिया है तब तो आप 12 जाएंगे, अगर नहीं तो आप जंप करके 1 में आएंगे, रीबर्थ के प्रोसेस में आप आएंगे, फिर वहां रीबर्थ होगा और मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में आप चले आएंगे। 7 नंबर तक अपनी पूरी दुनिया, स्पाउस, चिल्ड्रन, ये वो सब कुछ रहेगा। तो ये पूरा राहु केतु का एक चक्र है जिसको समझना जरूरी है। कौन किसको ओन करता है, उसका मतलब क्या होता है। क्योंकि किसी भी ग्रह का जब आप लॉर्डशिप देखते हैं, किसी घर के कोई ओनर होते हैं, मैं बराबर ये चीज कहता हूं कि ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप और हम, अगर हम बाहर कहीं जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं, कोई अच्छी चीज, तो हमारे दिमाग में पहले क्या होता है कि हमें अपने घर में लेके जाना है, घर में सजाना है, या बाहर में कुछ निगेटिव इंपैक्ट होता है तो घर के माहौल पर उसका असर पड़ता है। जी। राहु केतु या कोई भी ग्रह जब किसी घर में बैठे हो, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है उसका इंपैक्ट उनके घर पे होता है। तो आप ऐसे समझिए कि राहु अगर बैठ के कहीं कुछ कर रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि संचित घड़ा में कर्म को इस तरीके से डाला जाए कि यह व्यक्ति रीबर्थ ले। अच्छा। तो जब आप 10 रुपए कमाते हैं जीवन को जीने के लिए, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पैसे से कनेक्शन राहु का हो जाए तो वो उस लेवल पे लेके चल जाएंगे जहां से आपकी डिजायर बढ़ती चली जाएगी, आप मिस्टेक्स करते चले जाएंगे और संचित गढ़ा में जो है वो जमा होते जाएगा। से जो है आपको 12th को जंप करा के रीबर्थ में ले आएंगे। तो जहां राहु बैठे हो, आप देखिएगा व्यक्ति उस घर से रिलेटेड कर्म शुरू करता है, एक्सपैंड करता है, लेकिन इस लेवल पे एक्सपैंड कर देता है कि बहुत सारे मिस्टेक्स कर देता है, बहुत सारे, और वही जाकर के संचित घड़ा में जो है वो जमा होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति रीबर्थ लेता है। तो ये मोटा मोटी अगर देखें ओवरऑल, तो राहु केतु को समझने के लिए ऐसे समझा जा सकता है। जी।